नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की बड़ी तस्वीरों के साथ। 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूपी में आज छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 10 जिलों की 57 सीटों पर शांतिपूर्वक वोट डाले गए। इसी बीच 7वें चरण के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सभी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उधर विपक्ष ने भी सरकार को चौतरफा घेरा। अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ वाराणसी में बड़ी रैली की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बनारस में ही थी और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर करारा वार किया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका ने मोर्चा संभाला और 2 जिलों में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। और अब चलिए विस्तार से इन सभी तस्वीरों पर डालते हैं एक नजर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे पीछे। यूक्रेन से लौटे हैं छात्र और इन छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है आज मुलाकात। बातचीत की प्रधानमंत्री ने इन छात्रों से। पीएम को यूक्रेन की आप बीती इन छात्रों ने सुनाई। छात्र वाराणसी के साथ साथ यूपी के दूसरे हिस्सों से थे। छात्रों ने पीएम मोदी का वतन वापसी के लिए धन्यवाद किया और पीएम ने भी छात्रों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने छात्रों से दिल खोलकर बात की। ये वो छात्र हैं जो यूक्रेन में फंस गए थे रशिया के अटैक के बाद से ही। और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें यूक्रेन से लाया गया स्वदेश। सकुशल वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज वाराणसी में ही मुलाकात हुई है। इन छात्रों की आप बीती प्रधानमंत्री ने सुनी कि कैसे वहां फंस गए थे, हालात क्या थे और फिर कैसे इन्हें बाहर निकाला जा सका। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अब तक कुल 18,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। एमईए के मुताबिक ऑपरेशन गंगा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 15 फ्लाइट के जरिए ही 3,000 भारतीयों को वापस लाया गया है। पिछले 24 घंटे में 30 फ्लाइट से 6,400 भारतीयों को वापस लाया गया है। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली। खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर। हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे। अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड
एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे, उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। जीवन में चलिए बात कर लेते हैं यूपी में छठे चरण में आज हुए मतदान की, और ट्रैक्टर के जरिए चांदनी बताते हैं कि कहां पर कितना परसेंटेज रहा वोटिंग का, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। छठे चरण पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि 57 सीटों में 16 ऐसी सीटें थी जो वीआईपी थी। और सबसे पहले बात गोरखपुर की कर लेते हैं। 53% वोट पड़े हैं। जी हाँ, और महाराजगंज में 57% वोटिंग हुई है। और इसके बाद जिलेवार हम आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर में 52% वोट पड़े हैं। ऑन एन एवरेज ये 53 के आसपास ही है। बस्ती में 54% मतदान।
और अब यहाँ पर बात बलरामपुर की कर लेते हैं। 48% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है। तो ट्रैक्टर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितना परसेंटेज रहा है अलग अलग जिलों में। कुल 10 जिलों में आज वोटिंग हुई है, 16 सीट वीवीआईपी सीट। और अब देखिए कुशीनगर में 55% वोटिंग छठे चरण में। कुशीनगर के बाद सिद्धार्थनगर में 52% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है। और वहीं 61% मतदान के साथ अंबेडकर नगर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग की कतार में अंबेडकर नगर। बिल्कुल। और बलिया में 51% यानी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर किया, ये कह सकते हैं जी। और देवरिया में भी 51% वोटिंग ही रही है। तो ये आज के वोट परसेंटेज को देखा आपने कि शाम 6 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक हमने बताया। अब आपको बताते हैं 2017 के मुकाबले 2022 में जो वोट परसेंटेज है वो दिखाते हैं। अंबेडकर नगर 2017 में 64% वोटिंग हुई, जबकि इस बार 61% मतदान ही हुआ यहाँ पर। बिल्कुल। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले जिले की, यानी बलरामपुर में 2017 में 51% मतदान हुए थे और इस बार वोट परसेंटेज कम हो गए, यानी कि 48% के आसपास बलरामपुर में वोट हुए हैं। और जानकार भी ये चिंता जता रहे हैं कि क्यों आखिर वोट परसेंटेज इतना कम। सिद्धार्थनगर में एग्जैक्ट 52% वोटिंग 2017 में भी, और इस बार भी 52% लोगों ने ही मताधिकार का इस्तेमाल किया यहाँ। और बस्ती की बात कर लेते हैं। 57% 2017 में वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज कम हुए, यानी 54% यहाँ पर मतदान हुए। और चिंताएं जो है अब यहाँ पर बढ़ गई हैं क्योंकि वोट परसेंटेज कम हो गए। जी, संत कबीर नगर की भी तस्वीर देख लेते हैं। 53% मतदान 2017 में, जबकि इस बार 52% वोटिंग हुई है। 1% की कमी यहाँ भी नजर आ रही है। महाराजगंज की बात कर लेते हैं तो 62% मतदान 2017 में हुआ था। आज की बात करते हैं तो 57% यहाँ पर मतदान हुआ है। यहाँ पर भी वोट परसेंटेज कम। और अब वीवीआईपी सीट गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर जिले की बात करते हैं। 55% मतदान 2017 में, लेकिन इस बार यहां पर भी कम वोटिंग हुई है। 53% वोटिंग ही हुई है। और कुशीनगर की बात करें तो 2017 में 58% मतदान हुआ था और आज की बात करें तो 55% ही यहां पर वोटिंग परसेंटेज है। और देवरिया का हाल भी जान लेते हैं। देवरिया में 57% मतदान 2017 में और इस बार 6% कम 51% वोटिंग हुई है। अब बलिया की बात कर लेते हैं। बलिया में 2017 में 54% मतदान हुए थे और अब देखा जा रहा है कि बलिया में आज 3% मतदान कम हुए, यानी कि 51% मतदान जो है वो कम हुए हैं। तो इस तरीके से वोट परसेंटेज हमने और कंपैरिजन भी आपको दिखाया कि 2017 और 2022 में कितना अंतर वोट परसेंटेज में, 10 जिलों में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, ये हमने आपको बता दिया। और अब जो बड़ी बातें हैं छठे चरण की वो बताते हैं आपको कि आज की वोटिंग में कौन कौन सी बड़ी बात देखने को मिली। नंबर 1, 54% वोटिंग ओवरऑल 10 जिलों में देखने को मिली। बिल्कुल। और इसके बाद अगर बात करें 2017 से 2% तक कम वोटिंग हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये छठे चरण की बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है, 2017 में 56.52 यानी कि लगभग 57% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 2% कम। और चौथी बड़ी बात आपको बताते हैं, 2012 में 55.19% वोटिंग हुई थी। ये 2012 के आपको वोट परसेंटेज बता रहे हैं। और इससे पहले के चरणों में भी हम देख रहे हैं लगातार कि 2012 की जितना ही लगभग मतदान हो रहा है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 61% मतदान अंबेडकर नगर में हुआ है। बलिया से मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विधानसभा चुनाव के 6वें चरण में किया मतदान। कहा, हार के डर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद पर चलवाई गोली। अंबेडकर नगर के कटहरी से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने किया मतदान। जिले के और चलिए बात करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और उन्होंने काशी कोतवाल यानी काल भैरव के दर्शन किए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी में मौजूद हैं और कोतवाल के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ये तस्वीर वाराणसी की देख रही है। और इस वक्त लगभग केंद्र सरकार के तमाम मंत्री बनारस में मौजूद हैं और साथ ही साथ यूपी सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई बड़े मंत्री भी वाराणसी में ही डेरा डाले हुए हैं। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव की वाराणसी रैली में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने पुलिसकर्मियों को लाठी से पीटा। नाम समाजवादी, काम गुंडावादी, सोच जिन्नावादी, सपने परिवारवादी। बीजेपी के इस नारे को शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर से ट्वीट किया।